नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई ठीक तरीके से करते होंगे, है ना। तो देखते हैं आज आप लोगों की कितना तैयारी है, जवाब दीजिएगा। तो हम लोग इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़े हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखे हैं और आज डबल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्लस ऑब्जेक्टिव, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। 4 ऑप्शन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, शुरू से अंत तक बने रहें। मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को अगर देखकर अगर एग्जाम में अगर जाते हैं तो क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, मेरा गारंटी है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें, बिल्कुल देखकर ही जाएं और इसको देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, अपने रिश्तेदार के पास शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा यहाँ से क्या है, हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत जेब प्रक्रम को पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स के अंतर्गत है ना, क्रैश कोर्स। और चैप्टर ये क्या है, 1 है जेब प्रक्रम, और चल रहा है पोषण। जेब प्रक्रम में 4 चैप्टर आता है, आप लोग जानते होंगे। एनसीईआरटी 4 चैप्टर को एक ही में रखा गया है, यानी भारतीय वन का 4 चैप्टर को एक में रखा है एनसीईआरटी। तो उसका नाम क्या है, एनसीईआरटी का नाम क्या है, जेब प्रक्रम। इसी में पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन चारों आता है। तो सबसे पहले हम पोषण चल रहे हैं। तो पोषण आज खत्म हो जाएगा, आज ही इसी वीडियो में हम खत्म कर देंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकित के साथ करें। बोला गया है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका सचित्र यानी चित्र के साथ वर्णन करना है, और क्या, नामांकित, नाम के साथ भी वर्णन करना है। समझिएगा, वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन को तैयार करता है, अपना भोजन को बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कब होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अब पृथ्वी से जल लेता है, वो भी कब, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति है, अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिल्कुल नहीं होगा। दोनों अगर है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, वो भी दिन में, रात में नहीं, दिन में, क्योंकि दिन में ही सूर्य की प्रकाश होती है, रात में नहीं होता ना। तो जब अभिक्रिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, तो क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन गैस बनता है, और जल का भी निर्माण साथ में होता है ना। उपयुक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि, बोला गया इस समीकरण से, जो ऊपर लिखा हुआ समीकरण है, इस समीकरण से यह संतुष्ट होता है, यह हमको ज्ञान मिलता है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है। बोला गया जब प्रकाश संश्लेषण होता है, उत्पाद जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है मुझे, तो प्रोडक्ट के रूप में मुझे ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है ना। खुद के लिए ग्लूकोज और जल प्राप्त करता है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या देते हैं, पेड़ पौधा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं पौधे, वायुमंडल में छोड़ता है, और वो वायुमंडल से हम लोग जो है ऑक्सीजन को अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं। श्वसन क्रिया समझ गए होंगे, यानी हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, अगर सांस रुक जाए तो सब मैंने कहा जाएगा कि ये मर गया है, राम नाम सत्य हो जाएगा उसका, श्वसन रुका तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट और इसमें है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, उसका क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, मतलब नामांकित बताइए, नाम के साथ वर्णन करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है।
कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है शुरू से लेकर अंत तक कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, पत्तियों के पेलिसेड, पत्तियां में क्या होता है, पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। मतलब पत्ती में क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, पत्ती में होता है। अब पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। मतलब इनका जो रचना बनाया गया है वो क्या होते हैं, जटिल होते हैं, बहुत कठिन से बनाया हुआ होता है। आशा करते हैं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो हम आगे स्लाइड की ओर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। मतलब अमीबा में जो पोषण होता है उसको चित्र के साथ समझाना है। देखिए ये क्या है, अमीबा, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का ये कण है, ये क्या है, कैसे केंद्रक है, ये भी अमीबा का केंद्रक है। और ये क्या, इसको बोलते जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं इसको, कुटपाद। अब ये कुटपाद कहीं जहां भोजन को देखेगा तो कुटपाद फैल जाएगा, उसको झपोट लेगा, बंद कर लेगा। देखिए बंद कर लिया, यानी भोजन को अपने अंदर बंद कर लिया खाली स्थान पर, और वो भोजन पचेगा फिर वहां से फट के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या है, अमीबा में प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। मतलब अमीबा में जो पोषण होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा में कैसा पोषण पाया जाता है, तो अमीबा में जो पोषण होता है वो प्राणी संपोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण पाया जाता है अमीबा में, जिसके अंतर्गत यह ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। यानी कि कोई भी ठोस भोज्य पदार्थ है उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। कौन भाई, अमीबा ग्रहण कर लेता है। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा ग्रहण कर लेता है। पोषण के विभिन्न चरण एक कोशिका के भीतर संपन्न होते हैं। मतलब यह है कि पोषण का जो चरण, ये शुरुआत जो होता है कहां से होता है, कोशिका के भीतर संपन्न होता है। अब क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या है, अंतर्ग्रहण कहते किसको है, अमीबा भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण कोशिकाओं के बढ़ने वाले उंगली नुमा संरचनाओं कुटपाद के द्वारा करता है। समझिएगा कि अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, समझिएगा। तो अमीबा जो भोज्य पदार्थ जो होता है उसका अंतर्ग्रहण कोशिकाओं के बढ़ने वाले उंगुली नुमा, कोशिका का एक अंगुली नुमा संरचना बन, देखिए अंगुली नुमा संरचना बन गया, इसी के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। संरचनाओं कुटपाद के द्वारा करता है। कुटपाद के द्वारा घिरा हुआ भोज्य पदार्थ खाद्य रिक्तिका के रूप में ग्रहण किया जाता है। मैंने खाद्य रिक्तिका के रूप में, यानी खाद्य रिक्तिका ये क्या है, खाद्य रिक्तिका में वो भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है, अर्थात भोजन का कण वहां पहुंच जाता है। चलिए अगला पॉइंट। अब पाचन और अवशोषण। तो जब भोजन को खाएगा तो उसको पचाना भी तो पड़ेगा ना, उसको पचाना भी पड़ेगा। तब पाचन एवं अवशोषण, खाद्य रिक्तिका भोजन के पाचन के लिए अस्थाई आहार नाल है। मतलब यह है कि भोजन का पाचन के लिए जो रिक्तिका क्या है, तो अस्थाई आहार नाल है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई आहार नाल है, जिसमें भोजन का पाचन एवं पचे हुए भोजन का विसरण कोशिका द्रव में होता है। मतलब कि वहीं जो होता है भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन का क्या होता है, भोज्य विसरण होता है। आशा करते यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, फटाफट लाइक कर लीजिएगा, है ना। अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो समझ जाइएगा, है ना, समझना है ना, लाइक करना है। अगर पसंद आपको है तो ऐसा नहीं, बलजबरी नहीं कि लाइक आप कर ही दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा डिसलाइक करके भी जा सकते हैं आप,
कोई दो मत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन समझना है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाइए। बोला गया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 24 में भी पूछा गया सेकंड सिटिंग में, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, समझिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मानव का जो पाचन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन करना है, चित्र के साथ वर्णन करना है। पाचन तंत्र समझ लीजिए, मेरा ये मशीन जो लगा हुआ है ना, सिस्टम, ये सिस्टम जो लगा हुआ है, जो हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद पचता है, पचने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, उसी को कैसे कैसे क्या होता है उसके बारे में जानना है ना। तो मनुष्य भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, यानी अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन खाते हैं। तो लार ग्रंथियों से इमाइलेज एंजाइम निकलकर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती है। देखिए लार ग्रंथि कहाँ होता है, लार कहां से निकलता है, मुंह से। जो ही मुंह में भोजन लेते हैं, तो मुंह में भोजन लेते, लार का काम क्या है, भोजन को मुलायम बनाना, भोजन को मुलायम बनाना उसका काम है। अब भोजन को मुलायम बनाया तो उसको हम निगलेंगे, निगले में सहायता होता है, चिकनाहट उत्पन्न करता है उसमें। अगर भोजन में अगर लार नहीं मिले तो हम लोग भोजन को गिल नहीं पाएंगे, फंस जाएगा, अटक जाएगा यहाँ पे जाके, इसलिए उसमें लार लगा होता है, तो इसलिए हम उसको गिल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। तो वो लार का काम क्या है, इमाइलेज एंजाइम निकलकर, इमाइलेज एंजाइम निकलकर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती है। उसके बाद भोजन को मुंह से ग्रासिका के द्वारा, यानी मुंह के द्वारा, ग्रासिका ये नली देखिए, ग्रासिका ये है ना, जो ग्रहणी बोलते हैं, ये ग्रासिका देखिए मुंह यहाँ पे, इसके द्वारा ग्रह, नहीं ग्रासिका के द्वारा, ग्रासिका के द्वारा, ये ग्रासिका है, ये ग्रसनी है, ये ग्रासिका नली है। ग्रासिका के द्वारा कहाँ आता है, आमाशय में आता है। ग्रासिका के द्वारा आहार नाल तक, आहार नाल की सहायता से, यानी कि आहार माने क्या, भोजन, आहार माने भोजन, यानी भोजन का जो नाल होता है उस नाल की सहायता से, उस नाल की सहायता से कहाँ पहुंचती है भैया, आमाशय में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, अभी हम बोले कि आमाशय में पहुंचती है। और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम जो है पेप्सिन था श्लेष्मा का स्राव होता है। मतलब बोला गया है कि आमाशय में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या कहता है, पेप्सिन तथा श्लेष्मा को स्राव होता है। मैं कहता है पेप्सिन और एंजाइम का जो एंजाइम पेप्सिन है और श्लेष्मा का स्राव कहां होता है, आमाशय में, है ना। आमाशय से यह अर्ध पचा भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब यहां से अधपचा भोजन कहां जाता है, क्षुद्रांत में जाता है, यानी कि यहां से अधपचा भोजन, ये सब नली जो है ना, ये सब नली में जाता है, कहा जाता है ये सब नली में चला जाता है, समझ रहे ना। ये क्षुद्रांत इसको बोलते हैं, तो क्षुद्रांत बोलते हैं। इस नली से जो देख रहे जाले टाइप जो देख रहे हैं, ये है ना, जाले देख रहे ना, ये क्षुद्रांत है, ठीक है, ये क्षुद्रांत है। इसमें अधपचा भोजन क्या होता है, पहले आमाशय में गया, आमाशय में भोजन पचा, थोड़ा बहुत पचा, अधपचा भोजन, उसके बाद क्षुद्रांत में गया, और क्षुद्रांत के बाद कहां जाता है, समझिएगा आगे। इसमें पूर्ण पाचन के लिए पित्ताशय से पित्त निकलता है। अब देखिए यहाँ पे एक पित्ताशय होगा, यानी पूरा पचने के लिए पित्ताशय से पित्त निकलता है, पित्तरस निकलता है ना। पित्ताशय से पित्तरस पहुंचती है जो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देती है। अब इसका पित्ताशय का काम क्या है, तो पित्ताशय का काम ये है, देखिए पित्ताशय यहाँ पे है, पित्ताशय यहाँ पे है, पित्ताशय है, तो पित्ताशय से पित्त निकलता है, पित्तरस निकलता है, वो तो पित्तरस का काम क्या है, अम्लीय भोजन को क्षारीय करना, अम्लीय भोजन को क्षारीय करना, क्षारीय कर दिया। उसके बाद अग्न्याशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पहुंचती है। अग्न्याशय से कौन आता है भाई, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पहुंचती है। क्या पहुंचती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पहुंचती है, कहां से, अग्न्याशय से। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है भाई, प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना उसका काम होता है। और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है
ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है। आंत रस में उपस्थित एंजाइम, मतलब जो आंत रस है उसमें उपस्थित एंजाइम जो है, उपस्थित एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल था ग्लिसरोल में परिवर्तित हो जाता है। समझिएगा क्या बोला गया है कि आंत रस में जो उपस्थित एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और वसा को वसा अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है तथा पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब भोजन तो पच गया भाई, तो भोजन में होता है रस, होता है ना, जो हम खाना खाते हैं वो रस को अवशोषित करेगा तो ना ब्लड बनेगा। अब अगर उसको अवशोषित नहीं करेगा तो ब्लड बनेगा ही नहीं, खून बनेगा ही नहीं। तो वो क्या करता है, पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति, उसका जो भित्ति दीवार जो होता है वो भोजन भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत में दीर्घ रोम पाया जाता है। समझिएगा क्षुद्रांत में क्या पाया जाता है, दीर्घ रोम पाया जाता है। क्षुद्रांत जो इसमें दीर्घ रोम, धागा धागा टाइप का होता है रोम, वही अवशोषित करता है। चलते आगे क्या है, जो पाचित भोजन को शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाती है। बोला गया है जो पाचित भोजन को क्या करता है, शरीर के सभी कोशिकाओं में उसका रस को पहुंचाता है। पचा हुआ भोजन बृहदांत्र में प्रवेश करती है, यानी बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यानी पचा हुआ भोजन कहा जाता है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यह बृहदांत्र जल को अवशोषित कर, यानी कि बड़ी आंत जो होता है वो वहां जल को अवशोषण कर लेता है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है ना। उसको किडनी फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद में मूत्र का निर्माण होता है, कर लेती है। शेष बचा पदार्थ गुद्दा द्वारा बाहर निकल जाता है। गुद्दा मतलब क्या, मल द्वार इसके द्वारा बाहर निकल जाता है ना, जिसको मलाशय भी बोलते हैं, निकल जाती है। इस प्रकार मनुष्य में पाचन क्रिया होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव में पाचन क्रिया होती है संपन्न। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर समझ में आया है तो, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फटाफट लाइक ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? 5 कारण लिखिए। देखिए जीव में पोषण की आवश्यकता क्यों होता है? जीवधारी का मतलब हम लोग हो गए जिसमें जीव होता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु क्यों ना हो, तो जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, कारण क्या? 5 कारण बताना है। देखिए अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को भोजन की जरूरत होती है। बोला गया है कोई भी जीव जंतु है अपने जीवन को बचाने के लिए, मरने से बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना, अगर सोच लेता है भाई हम अगर भोजन नहीं खाएंगे तो पक जाएंगे ना, घोलट जाएंगे का, है ना, है। लेकिन उससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। हम भी भोजन करते हैं बचने के लिए। सोचते भाई बचना, अगर 60 वर्ष से बचेंगे कम में बचेंगे हम, इसलिए उसके लिए भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं, यानी कि बोला गया भोजन में स्थित विभिन्न तत्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी भोजन में जो है बहुत प्रकार के तत्व होते हैं, बहुत प्रकार प्रोटीन होते हैं, बहुत सारा चीज होते हैं। वो उसका काम क्या है, कार्य करना, है ना। कार्य कैसे का, देखिए मान लीजिए कि हमको बहुत भूख लग गया है, बहुत भूख लग गया है ना, तो भूख लगे कैसा लगेगा, कुछ है नहीं शरीर में, कुछ है नहीं है, गिर जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और जो ही भोजन जाता है 2-4 और बुझते हैं ना, 2-4 मत्थे मारते हैं, अंदर लेते हैं, कहता आप तो पालमान होगा तो फटिया ये लेंगे हम, है ना, ये ना सोचते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो ऊर्जा हमको दिया, शक्ति दिया। इस प्रकार जीव दर होगा, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, यही पोषण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण के अभाव में निम्न प्रभाव होंगे।
पहला क्या होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा। नंबर पॉइंट में मारा रहे, नंबर एक क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास नहीं होगी। मतलब अगर पोषण नहीं होगा तो शरीर का विकास नहीं हो सकता है ना, शरीर का विकास होगा ही नहीं। शारीरिक क्रियाओं का संपादन सही ढंग से नहीं होगा। अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर का जो क्रियाकलाप जो है वो सही ढंग से संपादन नहीं होगा। हाथ ले जाने का यहाँ तो जाएगा इधर, भोजन ही नहीं करेंगे तो भाई हाथ उठेगा, मेरा हाथ उठेगा ही नहीं। यानी माथा खुजवाना है तो नाक खुजवा लेंगे, गाल खुजवा लेंगे, तो हाथ वहां तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो शक्ति नहीं है, पावर नहीं है ना। नंबर 3 क्या है, वृद्धि पूर्ण रूप से नहीं होगी। सही बात है, वृद्धि जो होगा पूर्ण रूप से नहीं होगा जिस तरह वृद्धि होना चाहिए। देखे होंगे बहुत गांव घर में होता है कि अगर कोई फैमिली का एक बच्चा है, उसका खान पान सही से नहीं मिल रहा है, और एक कोई बड़े बाप का बेटा बेटी हो तो खान पान अच्छा से मिल रहा है, तो जो बड़े बाप का बेटी या बेटा है वो ज्यादा जल्दी तैयार हो जाता है ना, जवान, जिसको जवान बोलते, जवान हो जाता है। और जो कमजोर वर्ग के लोग जो होते हैं वो थोड़ा नॉर्मल से जवान होते हैं, देर से जवान होता है। नहीं कहता देखा, अरे भूट रह गया, भुट्टे है ना, तो भुट्टे का मतलब छोटे है, तो उसी कारण से पोषण का अभाव के कारण से ये होता है। नंबर 4 में क्या है, जनन भी होती है। नंबर 4 में होगा, नंबर 4 में क्या होगा, जनन नहीं हो पाएगा। अगर हमारे शरीर में ब्लड ही नहीं होगा, हमारा शरीर से काम ही नहीं करेगा, जनन कहां से कर सकते हैं। जनन के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए, है ना, निषेचन होगा तो ये तो होगा ना, तो जनन की क्रिया नहीं हो पाएगा। और उत्सर्जन, नंबर 5 होगा, उत्सर्जन सभी क्रियाएं प्रभावित होगी, मतलब उत्सर्जन भी नहीं होगा। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे, पोषण ही नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ आएगा कहां से, उसको कैसे बाहर करेंगे भाई। बेकार पदार्थ होगा तो ही तो बाहर करेंगे उसको हम, है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या था, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है ना। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, उसी में है ना। चलिए, अतः शरीर में होने वाली उपरोक्त क्रियाएं पोषण के अभाव में प्रभावित होगी। यानी कि जो ऊपर क्रिया लिखा गया है वो पोषण के अभाव में ही वो प्रभावित होगी, वो कंडीशन हो सकता है। अगर पोषण सही से नहीं हुआ तो जनन नहीं कर पाएगा, उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, अपने हाथ को नहीं हिला पाएगा, वृद्धि नहीं होगा, वो सारा है ना। इसके लिए जीवों को नियत समय पर भोजन में फल, कंदमूल, शाक सब्जी, मांस, मछली, अंडा इत्यादि लेने से हमारे शरीर का विकास होगा। बोला गया है कि अगर हमको उससे प्रभावित नहीं होना है, पोषण से प्रभावित नहीं होना है, अच्छा हट्ठा कट्ठा बन के रहना है, तो समय समय पर भोजन करें, नियत समय पर भोजन करें। सुबह थोड़ा सा उठकर खाना खा ले, तब सवेरे साथ खाना खा ले। अरे खाना में नहीं मिलता है, होता है ना बिहार का हॉर्लिक्स, उसको घोर के पी लो ना, बिहार का जो हॉर्लिक्स होता है उसको घोर के पी लो। नहीं वो चाहिए थोड़ा सा भुंजा रखो, भुंजा बुझते हो ना, मकई का होता है, उसको बालू में देके भूनता है, बालू समझते होगा ना, सिलिका जिसको बोलते हैं, उसमें भून के रखो, और रख एक डिब्बा बंद कर दो, उसको भोर उठा खा लो। पेट खाली नहीं होना चाहिए, पेट अगर खाली होगा समझ जाओ, पेट खाली रखने से गैस बनता है ना, गैस्ट्रिक का शिकायत होता है। तो पेट खाली रखिए, इसी सुबह ही सवेरे साथ खाना थोड़ा सा खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं कुछ मिलता है तो एक बिस्किट खा लीजिए, है ना। चलिए, जिससे क्या होता है, लेने से हमारे शरीर का विकास होगा, हमारा प्रत्येक अंग समुचित रूप से कार्यरत हो रहेगा। बोला गया है कि हमारा जो शरीर है संपूर्ण तरीका से, अच्छा तरीका से कार्यरत रहेगा, कार्य करेगा पोषण लेने के बाद। अगर पोषण नहीं लेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हमारे शरीर सही तरह से काम नहीं करेगा, एवं हम अपनी पीढ़ी को बनाए रख पाएंगे। अगर अच्छा भोजन करेंगे तो हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर भोजन अच्छा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत तरह प्रॉब्लम हो सकता है, अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ा पाएंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति में बांझपन की शिकायत भी हो सकता है, समझ रहे ना। ये पोषण का वजह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रायोगिक विवरण द्वारा की क्या लेते, प्रायोगिक विवरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बोला कि प्रयोग करके बताएं
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होती है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें हरे पौधे, बोला कि प्रकाश संश्लेषण जो है एक जटिल जैव प्रक्रम है। जैव का मतलब जीव का प्रक्रम, जीव की क्रिया, जैव प्रक्रम मतलब जीव की क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बोला गया वह प्रक्रम ऐसा है कि सूर्य की प्रकाश से हरे पौधे जो है उस विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी अपने अंदर समेट लेता उस ऊर्जा को। हरी पत्तियों में अवस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर, बोला गया है कि हरी पत्ती में जो स्थित होता है क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर इनके जल को हाइड्रोजन गैस, क्या बोला, उसके जल जो है उसको जल को हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस में विभक्त कर देती है। यानी कि वो जल जो है, जल का काम क्या है, उसको हाइड्रोजन और किस में विभक्त करना है भाई, ऑक्सीजन में उसको विभक्त कर देता है। ऑक्सीजन गैस रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी ऑक्सीजन जो गैस विभक्त होता है, बढ़ता है, तो वो क्या होता है, वो रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा, पत्ती के रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा बाहर वो निकल जाता है ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर ग्लूकोज बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस जो बचते हैं वो अंदर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचते हैं, ये दोनों संयोग कर ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां थोड़ा समझना है, उसी का पॉइंट है। इस प्रक्रम के दौरान 3 मुख्य रासायनिक घटनाएं होती हैं। बोला गया है जो प्रकाश संश्लेषण होती है, उस प्रकाश संश्लेषण के दरमियान में 3 घटना होती है। वो 3 घटना क्या क्या, देखिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होना। बोला गया है कि क्लोरोफिल जो है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश का जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। समझिएगा बात को कि क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, प्रकाश की ऊर्जा को अपने और अवशोषण कर लेना। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन होना। मतलब प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है उस दरमियान में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, तथा जल अणुओं का, जल का जो अणु होता है उसको 2 भाग में तोड़ देता है, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में टूट जाता है। नंबर 3 में क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय होना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। आशा करते हैं यहां तक सही बच्चे को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा बात है भाई। अब यहां समझेंगे थोड़ा सा पॉइंट। ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, समझिएगा, ये सूर्य है। अब ये सूर्य है, ये गमला में पौधा है। अब ये बोतल लगा दिया गया है, इस बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल डाल दिया गया, बोतल में डाला गया है। अब एक पत्ती को उसमें घुसा दिया गया है, तो ये गमला में पौधा है, तो ये क्या होगा, अब इसमें जो पत्ता जो होगा क्या होगा, ये स्टार्च रहित पत्ता बन जाएगा, ये स्टार्च रहित पत्ता बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों। बोला गया है कि एक प्रयोग के द्वारा बताइए कि
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, आखिर क्यों? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता को दर्शाने के लिए बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता के लिए को दर्शाने के लिए एक सरल प्रयोग किया जा सकता है। बोला गया है उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है? जिसे हम पत्ते को प्रयोग के रूप में जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं? पत्ते को प्रयोग के रूप में जानते हैं। इस प्रयोग को निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। बोला गया है कि इस प्रयोग को निम्नलिखित चरणों में हम जान सकते हैं, कर सकते हैं। और इस प्रयोग को जानने के लिए एक अनुरोध आप लोगों से है, विनती है। बस वही विनती हम बार बार करेंगे क्योंकि हम छोटे मोटे टीचर हैं, बड़े नहीं हैं। क्योंकि बड़े आदमी बोलते नहीं है, करते हैं ना। तो आप लोग मेरा दुख दर्द तो बुझते होंगे। बस शेयर वेयर कर दीजिए, जरा कुछ बोलेंगे नहीं, लाइक कमेंट वगैरह कर दीजिए। वही खुश, उसी में हम खुश हैं, है ना। वही आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चलिए जानते हैं आगे। आगे क्या है? सामग्री क्या चाहिए? सामग्री का मतलब समझ लो ना, बर्तन, चीज क्या क्या चाहिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 में है एक स्वस्थ पत्ते वाला पौधा। मतलब एक अच्छा पत्ता वाला पौधा लेंगे, यानी जैसे कि हरा चाय का पौधा, जो भी पौधा ले लीजिए, चाय ले लीजिए, आम लीजिए, कटहल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में प्रयोग हम कर सकते हैं। एक बर्तन में पानी, यानी एक बर्तन में पानी लेंगे हम। एक कांच की बोतल या प्लास्टिक की थैली, यानी एक कांच की बोतल या प्लास्टिक की थैली लेंगे। एक स्थान जहां पर पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके, यानी कि एक स्थान ऐसा हो जहां पर सूरज की रोशनी जा सके, वहां पहुंच सके, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि एक स्वस्थ पत्ता का पौधा लेंगे, यानी एक स्वस्थ पौधा लेंगे, एक बर्तन पानी लेंगे, और एक कांच की बोतल या प्लास्टिक की थैली लेंगे, और एक स्थान जहां पर पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके, इसको लेंगे। ठीक है। अब प्रक्रिया क्या होगा भाई? तो पौधे को तैयार करें। तो पौधे को कैसे तैयार करेंगे? ये क्या प्रक्रिया हो गया है? एक हरे पत्ते वाले पौधे को लें, मतलब कि एक पौधा लेंगे, हरे पत्ते वाले पौधा लेंगे, है ना। क्या लेंगे हम? हरे पत्ते वाले पौधा लेंगे, और इसे कुछ समय लगभग 24 घंटे के लिए अंधेरे स्थान में रखें। बोला गया है कि इस पौधे को रखना है लगभग 24 घंटों तक। कहां? अंधेरे कमरे में रखना। कहां रखना है? अंधेरे कमरे में उसको बंद करके रखना है, या बंद कीजिए या रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पत्ते में स्टोर किया गया सारा स्टार्च, बोला गया जो पत्ता में जो स्टार्च जमा किया गया था वो समाप्त हो जाए। क्योंकि पौधा में तो ऑलरेडी स्टार्च जमा होता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश में रखल था, वो स्टार्च जमा कर लिया है। जब तक वो स्टार्च खत्म ना हो जाए तब तक उसको उस घर में रखिए। उसके बाद पत्ते को सूर्य के प्रकाश में रखें। जब ये काम हो जाएगा, जब बंद कमरे में रख देंगे, उसके बाद क्या करना है? अब इसको सूर्य की प्रकाश में रखें। अब पत्ते को सूर्य की रोशनी में कुछ घंटे, लगभग 4 से 6 घंटे के लिए रखें। यानी कि अब जो हम घर में रखे थे, अंधेरे कमरे में बंद किए थे, उस पौधे को बाहर निकालना है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उसको रख देना है। कितना देर तक? 4 से 6 घंटों तक रख देना है। यह सुनिश्चित करें कि पत्ता सीधे सूर्य की रोशनी में है। यानी कि ऐसा सोच के रखिए कि 4 से 6 घंटा तक वो सूर्य की रोशनी में ही रहे। ऐसा नहीं कि दीवार के पास रख दीजिए, 2 मिनट धूप लगे, जिसके कारण धूप गायब हो जाए। ये क्रिया नहीं होगा, ताकि वह प्रकाश संश्लेषण कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? देखिए नंबर 3 में है पत्तों का परीक्षण करें। अब पत्तों को जांच करेंगे हम। क्या करेंगे? पत्तों को जांच करेंगे। अब पत्तों को निकालें और उसे गर्म पानी में डालें। अब पत्ता को क्या करेंगे हम? उसको गर्म पानी में डालेंगे। यह पत्ते की दीवारों को नरम कर देगा। अब क्या हो जाएगा? वो पत्ता की दीवार को नरम कर देगा। कौन? गर्म पानी। फिर पत्ते को आयोडीन के घोल में डालें। लगे फिर पत्ते को क्या करेंगे हम? आयोडीन के घोल में
डालेंगे। नंबर 4 पॉइंट क्या है, परिणाम देखना, मतलब परिणाम क्या मिलेगा इतना करने के बाद में, परिणाम ये मिलेगा अगर पत्ते का रंग नीला कालापन हो जाए, नीला या कालापन हो जाए जाता है तो इसका मतलब है कि पत्ते में स्टार्च का उत्पादन हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, कालापन आ जाएगा तो समझेंगे कि पत्ता में स्टार्च का निर्माण हुआ है, जो प्रकाश संश्लेषण का संकेत है। जिसे क्या होगा कि हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण इस पौधा में हुआ है। अगर नहीं होता तो स्टार्च जमा नहीं होता, क्योंकि हम पौधे को एक 24 घंटे के लिए एक बंद कमरा में रखे थे, अंधेरा कमरा में रखे थे, धूप नहीं जाती है वहां रखे ना, तो वहां क्या हुआ 24 घंटे के लिए रखे तो स्टार्च खत्म हो गया, स्टार्च खत्म हो गया, फिर ये प्रक्रिया किए तो स्टार्च का उत्पादन हो गया। तो समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है तो ही स्टार्च का निर्माण हुआ है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब निष्कर्ष क्या है भाई, निष्कर्ष ये है अगर पत्ते का रंग नीला कालापन नहीं होता तो यह दर्शाता कि पत्ते ने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया है। अगर पानी में डुबाए, गर्म पानी में दिए, गर्म पानी में देने के बाद अगर पत्ता का रंग काला नीलापन नहीं होता तो इसका मतलब हम समझते कि पत्ता प्रकाश संश्लेषण किया ही नहीं है और स्टार्च उसमें नहीं बना, क्योंकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बोला गया है कि चूंकि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जरूरी है, इसलिए यह प्रयोग स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। यानी इससे हमको साफ तौर पर सीधा सीधा स्पष्ट रूप से जानकारी मिला कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको चेक करने की इतना हम लोग सामग्री को अपनाए, इतना चीज को देखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है विद्यार्थी जी कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी बोला गया है कि मानव का जो आहार नाल है, आहार नाल का साफ साफ चित्र बनाना है, यानी यही चित्र है ना। नामांकित चित्र मतलब कि नाम के साथ एक मानव का आहार नाल है, ये मुख गुहा है, ये क्या है मुख गुहा है, ये मुख है, ये अधोजीव, ये क्या अधोजीव है ना, ये कर्ण पूर्व ग्रंथि है, और ये क्या ग्रासनी है, ये ग्रास, ये जो नली दिख रहा है ये क्या है ग्रासिका है, ये अमाशय है, और ये जो दिख रहा है ये अग्नाशय है, ये क्या है अग्र क्षुद्रांत है, ये क्या है अब अवरोही बृहद्रांत है। ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये यकृत है, ये क्या है यकृत है, और ये क्या है पित्ताशय है, ये क्या है ग्रहणी है, और ये अनुप्रस्थ बृहदंत है, ये क्या अनुप्रस्थ बृहदंत है, ये क्या है आरोही बृहदंत है, ये क्या है ये क्षुद्रांत है, ये और ये क्या है ये अधनाल है, और ये क्या ये जो दिख रहा है छोटा सा ये क्या है कृमि रूप परिशोषिका, ये कृमि रूप परिशोषिका है। उसके बाद ये क्या है मलाशय, ये क्या है मलाशय, ये क्या है मलाशय, और मलाशय में मल आएगा और गुद्दा द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये तो प्रक्रिया होना चाहिए इसका, ये प्रक्रिया इसका होना चाहिए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, तो बउआ इसका आंसर जानने के लिए आप लोग को करना पड़ेगा, आप लोग को होना पड़ेगा तैयार, किसके लिए शेयर करने के लिए, तो शेयर कर दीजिए फटाफट। कम से कम 60 क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग, ठीक ना, समझ ना 60 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ना देर करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, मैंने यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इससे पहले सब्जेक्टिव पढ़ चुके थे, और इससे पहले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए तो लघुत्तरीय क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो आज हम लोग दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, एक अंक स्तरीय को पढ़ेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन, बोला गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आप लोग खुद जानते हैं संयोजन क्रिया से होता है, प्रकाश संश्लेषण से होता है, अपघटन से होता है, इनसे कोई नहीं होता है। ध्यान समझिएगा, प्रकृति में जो ऑक्सीजन बना रहता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, उस क्रिया में जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। वो क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, क्या है? CO2 से, ग्लूकोज से, क्या है? डिक्टियोजोम से, डिक्टियोजोम से। तो समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। पहले पढ़ाए थे हम, क्योंकि जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, विघटित होता है, हम पढ़ाए पीछे में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कोशिकन में, वर्णिल लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है, विद्यार्थी जी समझिएगा कहां पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है, तो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं है, अगला चैप्टर का क्वेश्चन डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाल रक्त कण में पाया जाता है, लाल रक्त कण में मैग्नीशियम, लोहा, उसको आयरन बोलते हैं, ये सब पाया जाता है ना, इसे पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, कोई नहीं। बोला गया है क्वेश्चन कि ये जो पोषण है मृत, ये कवक में जो पोषण है कौन सा पोषण होता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा पोषण होता है? इसमें कवक में मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है? कवक में मृतजीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभय लिंग जंतु है? यानी कि कहने का मतलब हुआ कि निम्नलिखित में वह कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब हो सकता है वो सब वातावरण में रह सकता है, जल में भी, स्थल पर भी, सभी जगह वो रह सकता है ना। वो क्या है? हाथी है, गाय है, कुत्ता है, केचुआ है। इसका जो आंसर होगा, समझिए, केचुआ। कछुआ नहीं है भाई, केचुआ। केचुआ समझते हो, जिसको हम लोग बोलते क्या? चेरवा बोलते ना, चेरा बोलते उसको, देहाती भाषा में चेरा बोलते हैं। तो केचुआ को हम लोग बोलेंगे क्योंकि वो पानी में भी रह सकता है, मिट्टी में भी रहता है, और स्थल पर भी बोलते रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचय, अपचय, संयोजन, विस्थापन। तो भोजन का जो पचना है वो कौन सी अभिक्रिया है? वो उपचय अभिक्रिया। क्या है? उपचय अभिक्रिया। अपचय नहीं, उपचय अभिक्रिया है। रक्त में आयरन कमी से कौन से रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो रक्त में, खून में आयरन की कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। कहता है तो एनीमिया बीमारी हो गलो की तरह खून की कमी हो गलो देहा में, एनीमिया बीमारी हो जाएगा, है ना। देखो आगे है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। तो क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। तो ग्वाइटर या घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। तो विद्यार्थी जी आप लोग तो तैयारी कैसा किए हैं, नहीं किए हैं, हमको जानना पड़ेगा। तो बताइए 10 क्वेश्चन का हम आंसर, क्वेश्चन का जवाब दिए यहाँ पे, तो बताइए आपका जवाब कितना सही हुआ है? 10 में 10 हुआ है सही, या 10 में 8 हुआ है सही, या 10 में 5 सही हुआ, या 10 में 10 गलत हो गया है? देखते हैं कितना आपका सही हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट। बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा तैयारी आप लोगों का है, अच्छी बात है, अच्छा सही हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए हम बताएं पहले, कि क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल भी चाहिए, और सूर्य की प्रकाश भी चाहिए। इसका मतलब जो सब चाहबे करी भाई, तो इनमें सभी ने आंसर हो जाएगा, इनमें सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आंख मूंद के मार दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित से कौन सी क्रिया होती है?
अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। बोला है दही के जमने में जो क्रिया होती है वह कौन सी क्रिया होती है? वो क्रिया जो होती है किण्वन। इसी क्रिया से जो है ना अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन क्रिया से ही अल्कोहल अर्थात दारू, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं, लेकिन शराबबंदी नहीं है ना, पूर्ण रूप से खुलेआम हो रहा है। चलिए, उत्पाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। अभी हम खुद कुछ देर पहले बताए थे कि कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है कौन भाई? अमीबा, है ना। इन सिखाए थे कि अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में विद्यार्थी जी, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अरे वाह, यानी एक अच्छे बूढ़े मानव का कितना दांत होता है? यानी अच्छे वयस्क में जवान, है ना। एक अच्छे मानव का कितना दांत होता है? 32, 36, कितना है भाई? 28, 23, 32, 34। तो एक मानव का कितना होता है? 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत होता है। ठीक है, 34 नहीं मारना है, 30 नहीं मारना है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बोला गया है सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया। कितना स्लाइड पर? 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। इसका जो आंसर होगा 10x पर। किस पर? 10x पर, यानी 10 गुना। x में 10 गुना मानिए, उसको x ने गुना लिखा, 10 गुना, यानी x बोल दे कोई दिक्कत नहीं, 10 गुना पर देखा गया। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। समझिएगा, बोला गया है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर क्या डालने से उसका परीक्षण हो, यानी आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? कारण क्या है? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। समझिएगा, देखिए, इसलिए हम उसको उबालते हैं क्योंकि मंड को घोलने के लिए, और क्लोरीन को भी घोलने के लिए, और पत्ती को मुलायम करने के भी लिए। तीनों सही है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी मेरा आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? समझिएगा, पराग नलिका का बीजांड की ओर जो वृद्धि करना जो होता है वो किस प्रकार का उदाहरण है? गुरुत्वा अनुवर्तन है, प्रकाश अनुवर्तन है, रसायन अनुवर्तन है, जला अनुवर्तन है। तो पराग नलिका का जो बीजांड की ओर जो वृद्धि करना होता है, बीज की ओर वृद्धि करना होता है, वो रसायन अनुवर्तन का उदाहरण किसका है? रसायन अनुवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, आमाशय से, छोटी आंत से। तो पित्त रस जो स्रावित होता है वो कहां से होता है? यकृत से होता है, क्योंकि यकृत में ही पित्ताशय होता है, यकृत में ही पित्ताशय होता है। ठीक है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, यानी ये पित्त, देखिए अगर यकृत नहीं होगा तो पित्ताशय दिया रहेगा, अगर पित्ताशय नहीं है तो यकृत होगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यानी कि यकृत से निकलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? भाई जो आप पीछे पढ़ा चुके हैं, अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन या ट्रिप्सिन या लाइपेज या इमाइलेज? तो बोला गया कौन सा एंजाइम जो है वसा पर कार्य करता है। तो समझिएगा वो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर कार्य करता है। हम पीछे पढ़ाए थे कि लाइपेज नामक एंजाइम वसा पर कार्य करता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपका रिजल्ट हम चेक कर लें, आप कितना सही किए कितना गलत किए हैं। तो पहले हम रिजल्ट चेक करते हैं, है ना, रिजल्ट चेक करते हैं पीछे आके। तो बताइए, हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। और एक अनुरोध और भी है,
कि आप लोग शेयर भी कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, आप लोग मेरा बात मानते हैं और शेयर करते हैं, इस चीज को जानते हैं हम कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी तो बता चुके हैं, घेंघा रोग होता है ना। घेंघा कौन सी किसके कमी से होती है, तो उसमें उल्टा क्वेश्चन था, या उल्टा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से लिखा। आप बोले आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बोला गया है कि दांत साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो क्या होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। क्षारीय प्रकृति के होते हैं दंत मंजन, चाहे कोलगेट हो, चाहे मंजन हो, चाहे कुछ भी क्यों हो, वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें सभी। तो हरे पौधे जो सभी होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, किसका उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, वाह रे वाह। मतलब कि पौधा का रंग जो हरा होता है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, या लिडकोप्लास्ट के द्वारा होता है, या फाइटोक्रोम के द्वारा होता है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। तो पौधे का जो पत्ता का रंग जो होता है वो हरा होता है, किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होता होगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग फटाफट बना भी रहे हैं, है ना। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तंत्रिका में क्या पाया जाता है, सॉरी, हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है, हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है, तो केमिस्ट्री का सूत्र आ गया भाई। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, क्या था, C6H12O6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, मतलब अमीबा में जो अधिकांश पोषण जो होता है वो कैसा होता है भाई, शाकाहारी होता है, या अंतर्ग्रहण होता है, या सर्वाहारी होता है, या स्वपोषी होता है, समझिएगा। तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण होता है, कहता है वो अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो आप लोग सब जानते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधे में सिर्फ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, मज्जा, गुहा। तो दांत, मनुष्य के दांत जो हैं उसका जो ऊपर परत है उसको इनामेल कहते हैं, उसको इनामेल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बोला गया है मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग वो क्या है, अमाशय है, छोटी आंत है, ग्रासनी या बड़ी आंत है। तो मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। भले नाम छोटी आंत है, बहुत बड़का भी होता है नाम इसका छोटी आंत, लेकिन होता है बड़ी, बहुत बड़ा होता है ना। अब बड़ी आंत छोटा सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जानते हैं, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, बोला गया न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, प्लाड के द्वारा, बिचाउ के द्वारा। यानी कि न्यूक्लियस जो शब्द दिया गया वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, यानी कि न्यूक्लियस जो शब्द दिया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो ये जो बोला गया है पौधों में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अभी पढ़ाए थे कि 24 घंटा के लिए बंद कमरा में छोड़ दिए थे, अंधेरा कमरा में छोड़ दिए, क्योंकि स्टार्च को खत्म करने के लिए, स्टार्च को खत्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, बोला गया है
पौधों और पशुओं के कोशिकाओं को जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान। तो समझिएगा ध्यान से, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? समझिएगा, बोला कि निम्नलिखित में जो है कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। बोला गया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है, कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में जो पाचन होता है उसमें किसका पाचन होता है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो हम लोग पहले भोजन को लेते हैं तो मुंह में नहीं चिबाते उसको, वहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी हैं। हरे पौधे क्या है? स्वपोषी हैं, खुद का भोजन पकाते हैं अपना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। बोला गया है, समझिएगा कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति? नहीं भाई, अणु की गति खो होगा तो वृद्धि हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। संग, हम रहेंगे संग में क्या वृद्धि हो जाएगा? नहीं। समन्वय? नहीं। तो हमको वृद्धि होना जरूरी है। जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण क्या विशेषता क्या है? वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण होता है। बोला गया है कि स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, या ए और सी दोनों में? सुनिएगा, अब समझिएगा कि हरे पौधा में तो होबे करता है भाई, हरे पौधे में स्वपोषी होता है, हर कोई जानता है। लेकिन और है, कुछ प्रोटिस्टा में भी होता है और एक नाम और है, प्रोकैरियोट्स में भी स्वपोषी पोषण होता है। ए और सी दोनों सही है। ए और सी किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहणी भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, आमाशय का। तो ग्रहणी जो भाग है वो किसका है? छोटी आंत का एक भाग है जिसका नाम क्या है? ग्रहणी है। क्या नाम है? ग्रहणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन रात दोनों में, सुबह शाम हर समय। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ध्यान रखना है कि दिन में ही होता है, दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आपको 40 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो बताइए आप लोग 40 क्वेश्चन में कितना आंसर का जवाब दिए? फटाफट बताइएगा, देर नहीं कीजिएगा। तो 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ये क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण है। बोला गया है कि मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा है, गोबर छत्ता है, उड़हुल है, अमर बेल है। इसका जो आंसर होगा वो गोबर छत्ता होगा, क्योंकि ये गोबर पर होता है। कहाँ पे उगता है? ये गोबर पर ही उगता है। दूसरे जीव से ये अपना पोषण को ले रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? गोबर छत्ता बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, क्या समझना है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो परिशेषिका जो है हिस्सा वो आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। अब जस्ट समझाए थे कि छोटी आंत भले नाम इसका लेकिन बहुत बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा यही होता है। सजीव में पाए जाने वाले जीव प्रक्रम क्या है? पोषण, शोषण, जनन, इनमें सभी। तो सजीव में पाए जाने वाले जो जीव प्रक्रम है वो सब है।
शोषण भी है, पोषण भी है, वृद्धि भी है, उत्सर्जन भी है, सब कुछ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कर्मान कुंचक, कर्मान कुंचन या कुंचक भी होता है, गति पाई जाती है तो कोलोन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में, अग्न्याशय में। तो कर्मान कुंचन जो गति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो वो ग्रास नली में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ग्रास नली में कर्मान कुंचन पाई जाती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है, क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बोला कि निम्नलिखित में जो है वो कौन अपघटक है? गोल कृमि, शैवाल, अमरबेल, जीवाणु। तो निम्नलिखित में जो एक अपघटक है वो क्या है? समझिएगा, अपघटक क्या है? वो अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है घटक। पंजना थोड़ा सा गला फंस रहा था इसलिए पानी पी लिए हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो दर है किन कारणों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश के मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो दर कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है? देखिए, प्रकाश के गुण पर कार्य करता है, प्रकाश की मात्रा पर भी कार्य करता है। तो जब दोनों सही है तो ए और बी किस में? ऑप्शन नंबर सी में। हम ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे, एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी को ही मारेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 50 नंबर, गोबर छत्ता है। अभी जस्ट तुरंत पढ़ाए थे, गोबर छत्ता एक मृतजीवी पोषण है। क्या मृतजीवी है? ठीक है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन, आप लोगों के बीच हम 50 क्वेश्चन दे चुके हैं। तो आप लोग 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा है भाई? हरा है, नीला है, पीला है, लाल है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है प्रभावी जो रंग है वो क्या है? लाल रंग। क्या है वो? लाल रंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, मेढक, गाय, इनमें से कोई नहीं। पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण है वो क्या है? हाइड्रा। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है? पुनः उत्पन्न हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ऐसा होना चाहिए ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के गाना में होता है। क्या होता है? अगर क्लोरोप्लास्ट अगर लिखा हुआ नहीं रहे, गाना अगर लिखा हुआ रहे, ज्यादा डीपली में है, अगर गाना लिखा हुआ रहेगा समझना कि और अंदर से दिया है, क्लोरोप्लास्ट के गाना में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, वाहिकीय तंत्र का, प्रजनन तंत्र का। समझिएगा, अभी जस्ट पीछे पढ़ाए थे हम, आहार मैंने पाचन तंत्र बताए थे, तो वहां एक नाम हम बताए, कृमि रूप परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल। किसका है? आहार नाल का हिस्सा है। चलते हैं आगे। प्रकाश की ओर परोह की गति होती है गुरुत्वा अनुवर्तन, जला अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। समझिएगा कि अगर कोई पौधा को हम एक बंद कमरा में रख दिए और कमरा में है और खिड़की से धूप आता है तो वो धूप की ओर भागेगा। क्या भागेगा? तो धूप की ओर मुड़कर भाग जाएगा, निकल जाएगा बाहर। क्या जाएगा? प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? मतलब कौन सी बीमारी से बचने के लिए, कैसा घुमा दिए क्वेश्चन को,
कौन सी बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह दी जाती है? तो भाई तो घेंघा रोग है ना, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। चलिए चलते हैं आगे, क्या है भाई? निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गुरुत्वानुवर्तन की वृद्धि क्या है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वानुवर्तन एक ही है। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या सिखाया गया कि कोई चीज को फेंकिए नीचे की ओर जाएगा। तो जड़ किधर जाता है? पेड़ को उल्टा भी रख दीजिए, जड़ नीचे हो जाएगा। पेड़ को कैसे सुता के जड़, अगर पेड़ सुत गया तो जड़ ऊपर में है, तो जो ऊपर नहीं घूर के वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं भागेगा जड़। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जड़ की वृद्धि होगा, जड़ की वृद्धि होगा, है ना। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का उदाहरण वो क्या होगा? तो अमर बेल होगा। अमर बेल जानते होंगे, जिसको हम लोग अमरलता बोलते हैं ना। ठंडी के समय में गाछ पर बिना जड़, कहावत में जड़ ना पता नाम इसका अमरलता, है ना। उसका जड़ पता कुछ होता ही नहीं, लेकिन नाम उसका अमरलता है, उसको अमर बेल बोलते हैं। चलिए, और यहां तक हम लोग 58 क्वेश्चन पढ़े हैं और सेशन समाप्त हो चुका है। तो 58 क्वेश्चन में एक बार आपसे पूछ लेते हैं कि 58 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, तो 58 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं और कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दिए हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन सबसे फर्स्ट है, जल्दी बताइएगा, है ना। फास्ट में कमेंट कीजिएगा, सबसे ज्यादा रैंक किसका है भाई, किस बच्चे का सबसे ज्यादा रैंक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।